नमस्कार दोस्तों, डेविल कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार शो। हम हिंदी के अंदर जो हमारा वर्ण विचार वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया है, संधि पढ़ ली है, उपसर्ग हो गए हैं, प्रत्यय हो गए हैं, एक वाच्य वाला हमने वीडियो घेर दिया है वाच्य, और एक जो काल वाला हमने पढ़ लिया है। आज हमारा जो बिंदु रहेगा वो हम पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में। देखो, ये शब्द विचार है क्या, किसे कहते हैं। हमने जो व्याकरण के 3 मुख्य अंग पढ़े थे कि हमने ये पढ़ा था कि व्याकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों की बात करें, एक तो वर्ण विचार है, दूसरा शब्द विचार है, और तीसरा कौन सा है, वाक्य विचार है। पूरा का पूरा जो व्याकरण है वो 3 खंडों में बांटा गया है, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण के बारे में हमने ये पढ़ लिया कि भाषा की सबसे लघुतम जो इकाई है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्णों का एक सार्थक जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्दों का एक सार्थक समूह है वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य भाषा की मुख्य व अंतिम इकाई मानी जाती है। तो हमने वर्ण विचार के बाद में दूसरी जो इकाई है वो कौन सी है, शब्द विचार है। और आज हम शब्द विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले आपसे ये पूछे कि शब्द किसे कहते हैं, तो यदि हम परिभाषा के रूप में देखें तो वर्णों का सार्थक समूह है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक जो समूह है वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और आपसे ये पूछे कि सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है, शब्द मानी जाती है। और वैसे सीधा प्रश्न आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है, वर्ण मानी जाती है। और लेकिन सार्थक रूप से यदि आपको पूछे तो सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है। अब हम इस शब्द का जो वर्गीकरण किया गया है, शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है, 4 प्रकार से किया गया है। हम शब्दों के वर्गीकरण में पढ़ेंगे कि शब्दों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया है, 4 प्रकार से किया गया है। देखो, एक तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। एक तो शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है, उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर किया गया है। दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो है व्युत्पत्ति के आधार पर है, व्युत्पत्ति, या हम कह सकते हैं रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है, तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो है अर्थ के आधार पर है। किसके आधार पर है, अर्थ के आधार पर है। और चौथा इसका जो विभाजन किया गया है वो है रूप परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन, या क्या हम कह सकते हैं प्रयोग के आधार पर, रूप परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर। शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है, 4 प्रकार से किया गया है। तो आपको देखना है, एक उत्पत्ति के आधार पर, एक व्युत्पत्ति के आधार पर है, एक अर्थ के आधार पर है, एक रूप परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर है। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है, 5 प्रकार पढ़ेंगे हम। कितने प्रकार है, 5 है। व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर आपको पूछे तो व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर जो शब्दों का जो प्रकार है वो कितने हैं, 3 है। और अर्थ के आधार पर आपको पूछे तो अर्थ के आधार पर जो शब्द है वो कितने हैं, 2 है। और रूप परिवर्तन के आधार पर पूछे तो इनकी भी संख्या कितनी है, 2 है। एक तो आपको ये संख्या याद रखनी है, उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर कितने हैं, 3 प्रकार है, अर्थ के आधार पर हम कितने पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, और रूप परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार पढ़ेंगे, 2 प्रकार पढ़ेंगे। अब उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो 5 प्रकार है वो कौन कौन से हैं। देखो, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है, एक तो है तत्सम शब्द है। रीट के अंदर यहां से प्रश्न आता है तत्सम या तद्भव, चाहे रीट है या पटवारी है या एसआई का एग्जाम है, तो वहां पर आपसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर एक तो शब्द है तत्सम शब्द है, दूसरे हैं वो कौन से हैं, तद्भव है, एक जो शब्द है वो कौन से हैं, देशज है, एक विदेशज है, देशज, विदेशज
और पांचवा जो प्रकार है वो है संकर शब्द है। संकर, देखो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया वो कितने प्रकार से किया गया? 5 प्रकार से किया गया है। एक तत्सम शब्द है, एक तद्भव है, एक देशज है, एक विदेशज है और एक कौन सा है? संकर है। ये पांचों आपको नाम याद रखने हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अब यदि हम व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर देखें तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर जो शब्दों के जो प्रकार है वो कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। 3 प्रकार है कौन कौन से? एक रूढ़ शब्द है, रूढ़, एक यौगिक शब्द है और तीसरे प्रकार के जो शब्द है वो कौन से हैं? योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर जो शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया वो 3 प्रकार से किया गया है। रूढ़ शब्द है, कि यौगिक शब्द है और तीसरे कौन से हैं? योग रूढ़ शब्द है। अर्थ के आधार पर हम जो शब्द पढ़ेंगे वो 2 प्रकार है। देखो 2 प्रकार हैं कौन कौन से? एक तो शब्द होते हैं सार्थक शब्द है और दूसरे कौन से माने जाते हैं? निरर्थक शब्द माने जाते हैं। सार्थक व निरर्थक शब्द। उसके बाद में रूप परिवर्तन के आधार पर आपको पूछे तो रूप परिवर्तन के आधार पर ये कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। और ये रूप परिवर्तन के आधार पर 2 कौन कौन से? एक तो हम पढ़ेंगे विकारी शब्द पढ़ेंगे और दूसरे कौन से हैं? अविकारी शब्द हैं। विकारी और अविकारी। इस प्रकार ये पूरा का पूरा शब्द विचार के अंदर ये शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। देखो उत्पत्ति के आधार पर हो गया, व्युत्पत्ति के आधार पर हो गया, एक अर्थ के आधार पर हो गया, एक रूप परिवर्तन के आधार पर हो गया। यदि आपको ये पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार है तो कितने प्रकार है? 5 है। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर पूछे तो कितने हैं? 3 है। अर्थ के आधार पर हमें 2 है, सार्थक और निरर्थक। और रूप परिवर्तन के आधार पर कितने हैं? 2 प्रकार है, विकारी और अविकारी है। अब सामान्य रूप से इनकी विशेषता क्या है, इनमें अंतर क्या है? देखो एक तो हमने पढ़ा है तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं? देखो तत्सम शब्दों की यदि बात करें तो मूल जो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनका हिंदी के अंदर ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत् प्लस में सम के योग से ये शब्द बना है। तत् का अर्थ क्या होता है? उसके, और सम का अर्थ क्या है? समान, मतलब उसके समान। अब उसके समान से तात्पर्य क्या है कि अपनी मूल भाषा के समान है। और हिंदी भाषा की जो मूल भाषा है वो कौन सी भाषा मानी जाती है? संस्कृत भाषा मानी जाती है। तो संस्कृत के जो शब्द हैं जिनका ज्यों का त्यों हिंदी के अंदर प्रयोग किया जाता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। और उसके बाद में दे रखा है तद्भव। तद्भव मतलब तद प्लस में भव के योग से बना है। तद का अर्थ क्या होता है? उससे, और भव का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होता है। अर्थात जिन शब्दों की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? संस्कृत से मानी जाती है। और लेकिन धीरे धीरे उनमें रूप परिवर्तन हो चुका है। वो शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। एक हम तत्सम पढ़ेंगे, एक तद्भव पढ़ेंगे। देशज की बात करें, यहाँ पर देश प्लस में जय के योग से बना है। देश का अर्थ यहाँ पर किसी क्षेत्र विशेष से लिया गया है और जय का अर्थ हो गया उत्पन्न या जन्म होना। अर्थात क्षेत्र विशेष के इस प्रकार के जो शब्द हैं जिनका कोई उत्पत्ति स्रोत नहीं है और क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार इन शब्दों की रचना कर ली गई है और वो शब्द क्या कहलाते हैं? देशज कहलाते हैं। इसके बाद में हम विदेश शब्द पढ़ेंगे। तो विदेश तात्पर्य ये है कुछ हिंदी के अंदर बहुत सी हमने अलग अलग भाषाओं के जो शब्दों को ग्रहण कर रखा है, चाहे वो अरबी भाषा के है, चाहे फारसी है या अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो विदेशी भाषा के जो शब्द हैं उनका हिंदी के अंदर जो प्रयोग हो रहा है वो शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज कहलाते हैं। और संकर से तात्पर्य क्या होता है? संकर का अर्थ होता है मिश्रण। अर्थात 2 भाषाओं से मिलकर यदि किसी शब्द की रचना हो जाती है वो शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। तो ये उत्पत्ति के आधार पर ये शब्द कितने प्रकार के? 5 पढ़ेंगे हम। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर कितने प्रकार है? 3 है। एक रूढ़ है, एक यौगिक है और एक योग रूढ़ है। देखो रूढ़ से तात्पर्य क्या है कि इस प्रकार के जो शब्द हैं जिनके कोई खंड या टुकड़े न हो, जिनमें न संधि है, न समास है, न उपसर्ग है, न प्रत्यय है और जिनके कोई सार्थक खंड न हो वो शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं। जैसे हम देखें कोई शब्द दे दिया आपको पानी और आपको पूछ लिया ये पानी जो शब्द है वो रूढ़ शब्द है या यौगिक है या योग रूढ़ है। अब इसका हम विभाजन करेंगे तो 2 टुकड़े होंगे, एक पा और नी के रूप में होगा। लेकिन पा का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, नी का भी यहाँ पर पानी से कोई अर्थ नहीं है, मतलब इसके कोई सार्थक खंड या टुकड़े नहीं होंगे, न इनमें संधि, न समास, न उपसर्ग होगा। तो इस प्रकार के जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरे हम पढ़ेंगे यौगिक शब्द है। यौगिक की बात करें तो यहाँ पर देखो मूल जो शब्द है वो क्या है? योग है।
और योग के अंदर यदि हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो हमने प्रत्ययों के अंदर एक नियम पढ़ा है, इक प्रत्यय लगेगा तो यहाँ पर ओ का जो परिवर्तन है वो किस में हो गया है, औ में हो गया है, और ये शब्द क्या बन गया है, यौगिक बन गया है। अब यहाँ पर किसी न किसी चीज का क्या होगा, योग होगा, योग प्लस में इक से क्या बना है, यौगिक बना है। तो यौगिक शब्द कौन से होते हैं, इसकी परिभाषा के रूप में हम देखें तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से बने ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड या टुकड़े हो सकते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरे हम पढ़ेंगे योग रूढ़ जो शब्द है। अब देखो यहाँ पर योग भी हो रहा है और साथ साथ में ये शब्द क्या है, रूढ़ भी है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर दोनों विशेषता इसमें साथ आएगी योग और रूढ़ के अंदर। यहाँ पर इस प्रकार के यौगिक शब्द होंगे जो किसी विशेष के कारण क्या हो चुके हैं, विशेष हो चुके हैं, इसलिए वो शब्द क्या हो गए, योग रूढ़ हो चुके हैं। जैसे यदि हम बात करें, एक शब्द ले लिया हमने लंबोदर। अब लंबोदर शब्द क्या है, यौगिक शब्द भी है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, संधि भी है और यहाँ पर समास भी है। लंब प्लस में उधर से यहाँ पर ये शब्द क्या बना है, लंबोदर बना है। लेकिन ये लंबोदर जो शब्द है वो गणेश जी के लिए क्या हो चुका है, विशेष हो चुका है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं जो बहुव्रीहि समास के अंदर उदाहरण आते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर ये शब्द हम कितने प्रकार, तीन पढ़ेंगे, एक रूढ़ हो गया, दूसरा कौन सा है, यौगिक है, और तीसरे कौन से हैं, योग रूढ़ शब्द हैं। इसके बाद में देखो अर्थ के आधार पर, वैसे देखें हिंदी के अंदर जो शब्द क्या होते हैं, सभी शब्द क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। सामान्य रूप से आपको पूछे कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के हो गए, एक सार्थक हो गए, दूसरे कौन से हो गए, निरर्थक हो गए। अब ये जो सार्थक जो शब्द हैं इनका वाक्य में प्रयोग के आधार पर इनके प्रकार कितने हो जाते हैं, तीन प्रकार हो जाते हैं। एक वाचक शब्द है, एक लक्षक है और एक कौन सा है, व्यंजक शब्द है। तो इस प्रकार ये अर्थ के आधार पर हमें दो प्रकार है मुख्य, लेकिन ये जो सार्थक शब्द है वो आगे कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं। चौथा हम पढ़ेंगे रूप परिवर्तन के आधार पर या प्रयोग के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का दो प्रकार है, एक तो विकारी है, दूसरे कौन से हैं, अविकारी है। देखो विकारी और अविकारी में अंतर क्या है कि जिन शब्दों का लिंग वचन काल कारक क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, लिंग वचन काल कारक के अनुसार वो शब्द क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, वो शब्द तो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने के बाद में लिंग वचन काल कारक के अनुसार उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो जहां पर विकार हो जाता है वो तो कौन से है, विकारी है, और जहां पर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है उन्हें हम क्या कह सकते हैं, अविकारी, या इसका दूसरा नाम क्या है, अव्यय शब्द है। तो आपको रूप परिवर्तन के आधार पर ये कितने हैं, दो हो गए, एक तो विकारी शब्द हो गए, दूसरे कौन से हैं, अविकारी है। अब विकारी शब्द है कितने हिंदी के अंदर, तो विकारी शब्दों की हम बात करें तो हिंदी के अंदर इनकी संख्या भी कितनी है, 4 है, और अविकारी शब्दों की संख्या पूछे तो इनकी संख्या भी कितनी है, 4 है। जिनका लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी कहलाते हैं, और जिनका परिवर्तन नहीं होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। विकारी शब्दों की संख्या पूछे तो इनकी संख्या कितनी है, 4 है, और अविकारी शब्दों की संख्या पूछे तो इनकी संख्या भी कितनी है, 4 है। अब देखो ये विकारी 4 जो शब्द हैं कौन कौन से, चारों की हम बात करें, एक तो पढ़े हम संज्ञा शब्द। संज्ञा जो शब्द है उनका लिंग वचन काल कारक के अनुसार क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, इसलिए संज्ञा शब्द क्या है, विकारी है। एक सर्वनाम जो शब्द है इनका भी रूप परिवर्तन हो सकता है, ये भी क्या है, विकारी शब्द है। एक विशेषण शब्द है, विशेषण का भी रूप परिवर्तन हो सकता है, ये शब्द भी क्या है, विकारी है। और एक क्रिया जो शब्द है, ये क्रिया जो शब्द है इनका भी रूप परिवर्तन हो सकता है, ये शब्द भी क्या है, विकारी है। तो इस प्रकार विकारी जो शब्दों की संख्या 4 है, एक संज्ञा है, एक सर्वनाम है, एक विशेषण है, और एक कौन सा है, क्रिया है। अविकारी या अव्यय शब्दों की हम बात करें तो इनकी संख्या भी कितनी है, 4 है। ये 4 हैं कौन कौन से, एक तो हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, कौन से हैं, क्रिया विशेषण है, एक संबंध बोधक है, और एक समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक, और चौथे जो विकारी जो शब्द हैं वो कौन से हैं, विस्मयादि हैं, विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार ये अविकारी जो शब्दों की संख्या भी कितनी है, 4 है, और विकारी शब्दों की संख्या भी कितनी है, 4 है। तो 4 शब्द विकारी हैं कौन से, एक संज्ञा हो गया, एक सर्वनाम हो गया, एक विशेषण हो गया, कौन सा हो गया, क्रिया हो गया। अविकारी शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, और विस्मयादि बोधक है। अविकारी शब्दों का तो लिंग वचन काल कारक के आधार पर क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, और इनका क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा।
तो इस प्रकार शब्द विचार के अंदर पूरा का पूरा जो व्याकरण है, लगभग जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये जो टॉपिक है वो किस में आ जाते हैं, शब्द विचार में आ जाते हैं। तो हमने ये पढ़ा है जो शब्द है, इन शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया मुख्य रूप से कितने प्रकार से किया गया है, 4 प्रकार से किया गया है। और 4 प्रकार आपको याद रखना है, एक तो कौन सा है, उत्पत्ति के आधार पर है, एक व्युत्पत्ति के आधार पर है, एक अर्थ के आधार पर है पढ़ेंगे हम, और एक कौन सा आपके रूप परिवर्तन के आधार पर है। रीट के अंदर है, यहाँ से एक टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, और कौन से हैं, संकर शब्द है। और व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर कितने हैं, 3 प्रकार है, रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। ये आपके अर्थ के आधार पर वाला ये टॉपिक बिंदु है नहीं। और उसके बाद में रूप परिवर्तन के आधार पर यहाँ पर आपको विकारी शब्द दे रखे हैं 4, इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वाला यहाँ से प्रश्न आते हैं। और अविकारी जो शब्द हैं, क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, यहाँ से भी क्या आते हैं, इसके अंदर प्रश्न आते हैं। इस प्रकार शब्दों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया है, 4 प्रकार से किया गया है। आज हम पहला जो वर्गीकरण है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, इस पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो 5 प्रकार हैं। तो पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। देखो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो 5 प्रकार है, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार किए गए, 5 किए गए हैं। 5 में हम बात करें, एक तो कौन से हैं, तत्सम शब्द हैं, तत्सम, और दूसरे तद्भव। इसके अलावा देशज पढ़ेंगे, हमें विदेशज पढ़ेंगे और संकर पढ़ेंगे। पहले इन दोनों शब्दों में अंतर पढ़ते हैं, तत्सम शब्द कौन से और तद्भव कौन से हैं। यदि हम इस शब्द का यदि विभाजन करें तो यहाँ पर तत् प्लस में सम के योग से ये शब्द बना है। तद्भव का यदि विभाजन करें तो ये तद प्लस में भव के योग से ये शब्द बना है। अब देखो तत्कार्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, तत्कार्थ लिया गया उसके, और समकार्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, समान। तदकार्थ यहाँ पर लिया गया उससे, और भव का अर्थ क्या है, उत्पन्न है। अब देखो इनकी परिभाषा क्या है, इनकी अर्थ देखें। तत्सम का अर्थ यहाँ पर तत् प्लस में सम के योग से बना है, तत्कार्थ यहाँ पर क्या है, उसके, और सम का अर्थ क्या है, समान, अर्थात अपनी मूल भाषा के समान। उसके समान से तात्पर्य क्या है, अपनी मूल भाषा के समान। अब देखो सभी जो भाषा है, उन भाषाओं की जो जननी है वो कौन सी भाषा मानी जाती है, संस्कृत मानी जाती है। यदि हम भाषा के उद्भव और विकास की बात करें, सर्वप्रथम प्राचीन जो भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत है। इसके बाद में जो भाषा है वो कौन सी थी, पाली। पाली के बाद में जो भाषा है वो कौन सी है, प्राकृत। इसके बाद में जो भाषा का उद्भव और विकास हुआ वो कौन सी है, अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद में जिस भाषा का उद्भव और विकास हुआ वो भाषा कौन सी है, हिंदी है। तो उसके समान या मूल भाषा के समान से तात्पर्य ये है कि हिंदी भाषा का उद्भव कहां से हुआ है, संस्कृत से हुआ है। तो संस्कृत के जो शब्द हैं, जो मूल जो संस्कृत के शब्द हैं, उनका हिंदी के अंदर ज्यों का त्यों प्रयोग हो रहा है, वो शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव से तात्पर्य क्या है, उससे उत्पन्न, अर्थात जिनकी जो उत्पत्ति है वो तो किस भाषा से मानी जाती है, संस्कृत से ही मानी जाती है, लेकिन आज उनके उच्चारण या उनके लिखने में जो है वो क्या आ गया, परिवर्तन हो गए हैं, रूप परिवर्तन हो गए हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे यदि हम बात करें, एक आपको शब्द दे रखा है अग्नि, और एक रूप दे रखा है आपको आग, अग्नि और आग। इसमें आपको पूछे कि तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा है। ये जो अग्नि जो शब्द है, ये संस्कृत के अंदर भी इसका रूप क्या है, अग्नि है। मूल रूप से जो संस्कृत का जो शब्द है उसका यदि हिंदी के अंदर हम ज्यों का त्यों प्रयोग करेंगे, अग्नि लिखेंगे, तो अग्नि शब्द तो क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। और धीरे धीरे इसका रूप परिवर्तन होकर किस में हो गया है, आग में हो गया है, और ये आग शब्द क्या हो गया है, तद्भव हो गया है। इनका रूप परिवर्तन देखो, तत्सम से तद्भव हमने क्यों बनाया है कि तत्सम जो शब्द है, संस्कृत के जो मूल शब्द है, वो उच्चारण में भी क्या थे, कठिन थे, लिखने में भी वो क्या है, कठिन है। तो भाषा में कुछ सुविधा के लिए, सरलता के लिए हमने किस शब्दों का प्रयोग कर लिया, तद्भव शब्दों का प्रयोग कर लिया है।
तो जिस प्रकार एक तो हम अग्नि का उच्चारण करते हैं, एक हम आ का उच्चारण करते हैं। अब अग्नि और आ के अंदर देखें तो अग्नि जो शब्द है उसका उच्चारण भी क्या है, कठिन है, और इसका उच्चारण करने में भी क्या है, सरल है। अब एक पहचान हम देखें तत्सम और तद्भव में, दूसरी पहचान के रूप में हम देखें तो हम जिन सामान्य रूप से हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, सामान्य बोलचाल के अंदर जिन शब्दों का हमें हमेशा जो प्रयोग करते हैं वो लगभग शब्द आपको क्या मिलेंगे, तद्भव शब्द मिलेंगे। और जिनका उच्चारण कठिनाई से किया जा सकता है या जो संस्कृत के मूल शब्द हैं जो लिखने में जो कठिन है वो शब्द लगभग क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। अब तो देखो ये तो होगी इसकी परिभाषा के रूप में कि उसके समान मतलब मूल भाषा के जो समान शब्द हैं वो तो क्या हो गए, तत्सम हो गए। और जिनकी उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है, संस्कृत से मानी जाती है, लेकिन उनके धीरे धीरे उनके रूप परिवर्तन हो चुका है, उच्चारण में परिवर्तन आ चुका है, वो शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। तो अग्नि जो शब्द है वो क्या है, तत्सम है, और आग जो शब्द है वो क्या है, तद्भव है। इसी प्रकार हम देखें ये जो चंद्र जो शब्द है, ये चंद्र शब्द है, ये संस्कृत का जो शब्द है ये तो क्या कहलाया, तत्सम शब्द है, और धीरे धीरे इसका रूप परिवर्तन करके हमने किस में कर लिया, चांद में कर लिया। तो ये चांद जो शब्द है वो क्या हो गया, तद्भव हो गया। तो ये चांद जो शब्द है वो तद्भव है, और चंद्र जो शब्द है वो क्या है, तत्सम है। तो ये तत्सम और तद्भव है। इस प्रकार आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि कोई भी ऑप्शन मिलेगा आपको, 4 ऑप्शन, उसमें या तो इसका तत्सम या तद्भव पूछा जा सकता है, या आपको 4 में से 3 तत्सम दे दिया और 1 क्या दे दिया, तद्भव, और आपको पूछेगा निम्न में से तद्भव कौन सा है या निम्न में से तत्सम रूप कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार ये तत्सम और तद्भव जो शब्द है उनमें हमने अंतर पढ़ लिया और परिभाषा पढ़ ली है। अब देखो इनकी पहचान क्या है, परीक्षा में ये आएंगे तो इसकी हम पहचान किस प्रकार करेंगे। कुछ पहचान हम पढ़ते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्दों की जो पहचान है वो किस प्रकार की जा सकते हैं। अब देखो इसके कुछ नियम या पहचान के रूप में हम देखें, एक तो हमने दो वर्ण विचार के अंदर 2 ध्वनियां पढ़ी, एक तो ड और ये एक ढ जो ध्वनि है, जो ताड़न जात जो वर्ण है या उत्क्षिप्त वर्ण कह सकते हैं हमने, ताड़न जात वर्ण। देखो ये दोनों जो ध्वनियां है, ड और ढ वाली जो ध्वनि है, ताड़न जात वर्ण है, ये केवल हिंदी भाषा की ध्वनियां है। संस्कृत के अंदर ये ध्वनि नहीं थी, केवल हिंदी के अंदर ये ध्वनियां है। तो इनसे बना हुआ कोई भी शब्द होगा वो हमेशा क्या होगा, तद्भव होगा, तत्सम शब्द नहीं होगा। जिस प्रकार यदि आपको कोई शब्द दे दिया ये अनाड़ी शब्द है, और आपको पूछ लिया अनाड़ी जो शब्द है ये तत्सम है या तद्भव है, तो इसकी पहचान ये है कि यहाँ पर ये ड और ढ ताड़न जात जो वर्ण आ रहा है, हमने जो पढ़ा है ताड़न जात वर्ण या उत्क्षिप्त वर्ण है, इनका प्रयोग केवल कहां पर होगा, तद्भव शब्दों में होगा। तो ड और ढ जो ताड़न जात वर्ण है इनका प्रयोग कहां पर होता है, केवल तद्भव शब्दों में होता है, केवल तद्भव में। एक पहचान तो आपको ये याद रखनी है कि कहीं पर तत्सम और तद्भव दे रखे हैं तो जहां पर ये दोनों ध्वनियां कहीं पर आ रही है, इस प्रकार अनाड़ी आ जाए या जिस प्रकार कोई शब्द आ गया लोमड़ी आ जाए, एक शब्द दे दिया आपको घोड़ा है, घोड़ी है, इसी प्रकार एक शब्द दे रखा है घड़ा है, एक दे रखा है घड़ी है। ये जो शब्द दे रखे हैं इनके नीचे ड और ढ वाली ध्वनि आ रही है। इसी प्रकार कोई शब्द आया गड्ढा है, गड्ढा। अब देखो अनाड़ी जो शब्द है इसके नीचे भी ये ड आ रहा है, यहाँ पर ड, यहाँ पर ड, ड, ड और ढ। इस प्रकार के जो शब्द है जहां पर ड और ढ ध्वनि आ रही है, ध्वनि हमेशा किसमें आएगी, तद्भव शब्दों के अंदर आएगी। अब इसका तत्सम रूप देखें तो अनाड़ी का यदि आपको तत्सम रूप पूछे तो इसका क्या होता है, अनार्य होता है। अनाड़ी से क्या हो गया, अनार्य से ये रूप परिवर्तन किसमें हो गया, अनाड़ी में हो गया। अब देखो एक तो अनार्य शब्द का हम उच्चारण करते हैं, एक अनाड़ी का करते हैं, तो ये तो क्या है संस्कृत का जो शब्द है मूल रूप से, और धीरे धीरे इसका परिवर्तन किसमें हो गया है, अनाड़ी में हो गया है। इसी प्रकार लोमड़ी संस्कृत के अंदर या तत्सम रूप इसका क्या होता है, लोमसा होता है, और हिंदी के अंदर इसका उच्चारण हमने किस में कर दिया, लोमड़ी में कर दिया। घोड़ा है, ये संस्कृत रूप क्या होता है, घोटक है, घोटक। घोड़ी का देखें तो इसका तत्सम रूप क्या होता है, घोटिका होता है। घोटक और घोटिका, एक तो घोटक है तो धीरे धीरे इसका उच्चारण हमने किस में कर दिया, घोड़ा, और घोटिका से क्या होगी, घोड़ी। इसी प्रकार घड़ा है, इसी तत्सम रूप इसका क्या होता है, घट होता है। ये घटिका है, घटिका का जो रूप है परिवर्तन धीरे धीरे किस में हो गया, घड़ी में हो गया। और ये जो गर्त है
गरत से क्या हो गया, गड्ढा हो गया। कहने का तात्पर्य है कि जो संस्कृत के जो मूल शब्द हैं उनका यदि हम हिंदी में प्रयोग करेंगे तो ये शब्द क्या कहलाएंगे, तत्सम रूप कहलाएंगे, और इनका जो उच्चारण है परिवर्तन हो चुका है, रूप परिवर्तन हो चुका है, वो शब्द क्या कहलाएंगे, तद्भव कहलाएंगे। तो एक पहचान तो आपको ये ध्यान में रखनी है, डे और डे वाली, ये दोनों ध्वनियों का जो प्रयोग है, इन दोनों ध्वनियों का प्रयोग केवल कहां पर किया जाएगा, तद्भव शब्दों में किया जाएगा। और इसका तत्सम रूप क्या है वो आपको ध्यान में रखना है कि अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होता है, नौकरी का तत्सम रूप क्या है, या घोटक का तद्भव रूप क्या है, ये आपको अलग याद रखने हैं। एक पहचान और देखें हम, तो एक जो चंद्र बिंदु वाली बात है, चंद्र बिंदु, एक हमने जो अनुनासिक जो ध्वनियां पढ़ी है जिस पर हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है, चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं इनका जो प्रयोग है वो केवल कहां पर होता है, तद्भव शब्दों में होता है। क्योंकि चंद्र बिंदु है संस्कृत के अंदर, ये चंद्र बिंदु वाला रूप नहीं था, ये हिंदी के अंदर है, तद्भव रूप में है, तो ये तद्भव शब्दों में के अंदर इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यदि हम बात देखें, एक आपको दे रखा है अंधेरा, अंधेरा, और एक शब्द दे रखा है आपको अंधकार। ये अभी परीक्षा में पूछा गया था, अंधेरा और अंधकार, दोनों में आपको पूछे कि तत्सम रूप कौन सा है और तद्भव रूप कौन सा है। तो आपको एक पहचान ये याद रखनी है कि जहां पर चंद्र बिंदु जहां पर आ रही है, जिस शब्द पर क्या आ रही है, चंद्र बिंदु आ रही है, और चंद्र बिंदु वाले जो शब्द हैं इनका प्रयोग केवल कहां पर किया जाता है, तद्भव शब्दों में किया जाता है। क्योंकि संस्कृत के अंदर चंद्र बिंदु वाला रूप नहीं था। एक तो होता है अनुस्वार, देखो अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, अनुस्वार ये तत्सम रूप है, जहां पर अनुस्वार का प्रयोग होता है ये शब्द लगभग आपको क्या मिलेंगे, तत्सम मिलेंगे, और जहां पर चंद्र बिंदु का जो प्रयोग होता है वो रूप इसका क्या माना जाता है, तद्भव रूप माना जाता है। तो अंधेरा और अंधकार के अंदर अंधेरा जो रूप है वो तो कौन सा है, तद्भव है, और अंधकार रूप इसका क्या हो गया, तत्सम रूप हो गया। इसी प्रकार हम बात करें जिसका चांद शब्द है, तो चांद पर ये चंद्र बिंदु है, यदि आपको पूछे ये तत्सम है तद्भव है, तो ये चांद जो शब्द है वो क्या है, तद्भव है, और धीरे धीरे चंद्र से हमने क्या बना दिया, चांद बना दिया। तत्सम रूप इसका क्या था, चंद्र था, और चंद्र से ये क्या हो गया, चांद हो गया। इसी प्रकार हम देखें आंख, ये आंख जो शब्द है इस पर जो चंद्र बिंदु है ये शब्द क्या है, तद्भव है, और संस्कृत के अंदर ये शब्द क्या था, अक्षी था, क्या था, अक्षी था, अक्षी का रूप परिवर्तन होकर ये किस में हो गया है, आंख में हो गया है। इसी प्रकार हम बात करें ऊंट जो शब्द है इस पर ये चंद्र बिंदु है, और संस्कृत के अंदर ये जो शब्द था ये क्या था, उष्ट्र था, संस्कृत के अंदर ये शब्द क्या था, उष्ट्र, और धीरे धीरे इसका रूप परिवर्तन करके हमने किस में कर लिया है, ऊंट में कर लिया है। तो कहने का तात्पर्य जो चंद्र बिंदु वाले जो शब्द हैं इनका जो प्रयोग है वो कहां पर किया जाता है, तद्भव शब्दों में किया जाता है, और इनके तत्सम रूप आपको ध्यान में रखने हैं। अंधेरा का क्या होता है, अंधकार होता है, चंद्र से क्या हो गया, चांद हो गया, अक्षी से क्या हो गया, आंख हो गया, उष्ट्र से क्या हो गया, ऊंट हो गया। इसी प्रकार एक शब्द है इष्टिका, इष्टिका, इसका आपको यदि तद्भव रूप पूछे, अब देखो इष्टिका जो शब्द है वो क्या है, तत्सम रूप है, और इसका तद्भव रूप की बात करें तो इसका तद्भव रूप क्या होता है, ईंट होता है, ईंट। अब ये यहाँ पर अनुस्वार नहीं है, चंद्र बिंदु है, इसका उच्चारण करेंगे तो मुख और नाक दोनों से होगा, अनुनासिक ध्वनि है, तो ये इष्टिका रूप है, ये तो क्या है, तत्सम रूप है, और ईंट है वो इसका रूप क्या माना जाता है, तद्भव रूप है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक पहचान ये होगी जहां पर चंद्र बिंदु आ रही है, चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होंगे वो कौन से होंगे, तद्भव होंगे, और इनका जो अन्य जो रूप है वो क्या कहलाएगा, तत्सम रूप कहलाएगा। तो एक तो आपको डे और डे वाली ध्वनि याद रखनी है, हमने ये पढ़ा है इन दोनों ध्वनियों का जो प्रयोग है वो कहां पर किया जाता है, तद्भव शब्दों में किया जाता है, और एक ये चंद्र बिंदु वाले जो शब्द है इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है, तद्भव शब्दों में किया जाता है। एक पहचान यदि हम और देखें कि जो ये री जो स्वर है, यदि हम री स्वर की बात करें, ये जो री जो स्वर है मूल रूप से किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का स्वर है। किसी भी शब्द के साथ यदि री स्वर की मात्रा आ रही है, कोई भी शब्द आपको दे रखा है, जिस प्रकार ये शब्द दे दिया कृष्ण शब्द है, कृष्ण के अंदर यहाँ पर क्या है, री स्वर की मात्रा आ रही है, तो ये कृष्ण शब्द आपको पूछे ये तत्सम है या तद्भव शब्द है, तो जहां पर री स्वर कहीं पर मात्रा आ रही है ये शब्द हमेशा क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। क्योंकि री जो स्वर है वो मूल रूप से संस्कृत का स्वर है, इसलिए इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक पहचान आपको ये ध्यान में रखनी है कि जिस शब्द के साथ कहीं पर री लगा हुआ है, री आ जाए, कृष्ण आ जाए, या इस प्रकार रिक्ष इस प्रकार आ जाए, तो जहां पर ये इस प्रकार के जो शब्द रखे हैं री वाले,
वो शब्द हमेशा क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। इसका तद्भव रूप क्या होगा वो आपको याद रखना है। कृष्ण का क्या होता है, कृष्ण होता है। वृक्ष का क्या होता है, रीछ होता है। इस प्रकार धीरे धीरे इनका क्या हो गया, रूप परिवर्तन हो गया है। तो एक पहचान आपको ये याद में रखनी है, री वाली। इसके अलावा एक चीज और हम देखें कि जो हमारे पास संयुक्त वर्ण है चार, तो एक तो क्या है, क्षय, एक त्रय, एक जय और एक कौन सा है, श्रय। ये चार जो संयुक्त वर्ण है, इन संयुक्त वर्णों का प्रयोग लगभग कहां पर होता है, तत्सम शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द आपको लगभग कहीं पर मिलेंगे, तो इनका प्रयोग कहां पर होगा, तत्सम शब्दों में होगा। जिस प्रकार कोई शब्द आ जाए श्रावण है, श्रावण यदि आपको शब्द पूछे तो ये रूप इसका क्या है, तत्सम रूप है। और इसका तद्भव रूप पूछे तो इसका तद्भव रूप क्या हो गया, सावन हो गया। श्रृंग की बात करें, जिस प्रकार ये शब्द रखा है आपको, श्रृंग है, ये क्या है, तत्सम रूप है। और सिंह, ये जो रूप पूछे तो ये क्या है, तद्भव रूप है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो संयुक्त वर्ण है, इनका लगभग जो प्रयोग है वो कहां पर किया जाता है, तत्सम शब्दों में किया जाता है। तो लगभग तो ये शब्द भंडार आपको रटने पड़ेंगे, इनका कोई विशेष नियम ऐसे है नहीं, लेकिन पहचान के रूप में हम देख सकते हैं। एक तो डे वाली ध्वनि आ रही है, इनका प्रयोग तद्भव शब्दों में होगा। संदर्भ बिंदु वाले जो शब्द आ रहे हैं वो लगभग आपको क्या मिलेंगे, तद्भव शब्दों में इनका प्रयोग होगा। री स्वर की कहीं पर मात्रा आ रही है, री स्वर कहीं पर आ रहा है, तो वो शब्द क्या होगा, तत्सम होगा। क्षेत्र, जय, श्रय, ये जो शब्द कहीं पर लगभग वर्णों का प्रयोग होगा वो कहां पर होगा, तत्सम शब्दों में इनका क्या होता है, प्रयोग होता है। एक दो पहचान और देखें हम इनकी, तो कुछ वर्ण ऐसे हैं, देखो जिस प्रकार ये नय रूप दे रखा है, और नय का परिवर्तन यदि अणय में हो जाता है तो ये अणय वाला जो रूप है वो तो क्या हो जाता है, इसका तत्सम रूप है। और नय वाला जो रूप है वो क्या माना जाता है, तद्भव रूप है। जैसे आपको देखिए किरण और किरण, एक तो ये किरण नय और एक किरण ये, इन दोनों में तत्सम और तद्भव की बात करें तो ये अणय वाला जो रूप है ये तो क्या है, इसका तत्सम रूप है। और ये नय वाला जो रूप है वो कौन सा है, तद्भव रूप है। तो किरण और किरण के अंदर हम देखें तो ये किरण रूप है वो कौन सा है, तद्भव है। और ये जो किरण वाला जो रूप है वो कौन सा है, तद्भव रूप है। इस प्रकार हम लगभग इनकी पहचान कर सकते हैं कि ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है। तो तत्सम और तद्भव शब्द कौन से हैं कि संस्कृत के जो मूल जो शब्द हैं इनका हिंदी के अंदर ज्यों का क्यों प्रयोग किया जाता है वो शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव, जिन शब्दों की उत्पत्ति तो किस भाषा से हुई है, संस्कृत से हुई है, लेकिन उनका धीरे धीरे क्या हो चुका है, रूप परिवर्तन हो चुका है, वो शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। तो एक हमने तत्सम और तद्भव की लगभग पहचान पढ़ ली है कि इस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। और चंद्र बिंदु वाले हैं या फिर ताड़नजात ध्वनि है, इनका प्रयोग तद्भव में किया जाता है। इसके बाद में तीसरा जो प्रकार हम पढ़ेंगे, देशज शब्द कौन से हैं, देखो एक तो है देशज और चौथे हैं विदेशज, देशज, विदेशज। और पांचवें जो प्रकार है वो है आपके संकर है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। देखो इसका तात्पर्य क्या है, जिस प्रकार इसका विभाजन करें तो यहाँ पर मूल जो शब्द है वो क्या है, देश है। देश प्लस में जय के योग से बना है। अब देश का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, किसी क्षेत्र विशेष से लिया गया है। देश का अर्थ क्या लिया गया है, क्षेत्र विशेष से लिया गया है। और जय का अर्थ क्या होता है, जन्म लेना या उत्पन्न होना हो गया, जन्म या उत्पन्न। अब इससे तात्पर्य क्या है कि कुछ हिंदी के अंदर ऐसे शब्द हैं जो किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा जिनकी रचना कर ली गई है, और हिंदी के अंदर वो शब्द क्या हो गए हैं, प्रचलित हो चुके हैं। उनका उत्पत्ति स्रोत क्या है वो अज्ञात है कि किस भाषा से आए हैं, ये हम नहीं बता सकते कि देश शब्द है वो संस्कृत का है या पाली का है या प्राकृत है, ऐसा कोई इनका उत्पत्ति स्रोत नहीं है। और ये सुविधा के अनुसार इन शब्दों की रचना कर ली गई है। और इस प्रकार के जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। जैसे अब देशज शब्दों की बात करें, कुछ शब्द है जिस प्रकार ये बाप शब्द है, देशज है। घेवर है, घेवर शब्द क्या है, देशज है। अभी ये आया था तेंदुआ जो शब्द है, तेंदुआ जो शब्द है वो क्या है, देशज है। खुरपा शब्द है, खुरपा या खुरपी, ये शब्द क्या है, देशज है। लोटा है, घेवर है, बाप है, तेंदुआ है, खिचड़ी है, इस प्रकार के जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। खिड़की है, ये खिड़की जो शब्द है ये भी कौन सा है, देशज शब्द है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं जिनका कोई उत्पत्ति स्रोत नहीं है और जो अपने सुविधा के अनुसार इन शब्दों का निर्माण कर लिया गया है, वो शब्द क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। तो ये कुछ गिने चुने शब्द हैं, बाप, घेवर, तेंदुआ, खुरपी, खिचड़ी, खिड़की, इस प्रकार के लोटा है,
इस प्रकार के जो सामान्य रूप से इन शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वो शब्द क्या है, देशज है। इसके बाद में चौथा है वो कौन सा है, विदेशज शब्द है। देखो विदेश से तात्पर्य क्या है कि कुछ विदेशी भाषा के जो शब्द हैं, यहाँ पर विदेश प्लस में जय के योग से बना है कि विदेशी भाषा के जो शब्द हैं उनका हिंदी के अंदर जो प्रयोग कर लिया गया है वो शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज कहलाते हैं। हिंदी के अंदर हम देखें कुछ अरबी भाषा के बहुत सारे शब्द हिंदी के अंदर है, फारसी भाषा के शब्द है, चाहे वो पुर्तगाली भाषा के शब्द हो, पुर्तगाली है, या फिर चीनी भाषा के शब्द हैं, या अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, इनका प्रयोग हिंदी के अंदर जो किया जाता है तो इस भाषाओं के जो शब्द हैं ये अरबी या फारसी, पुर्तगाली, चीनी, अंग्रेजी, ये शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे हम बात करें ये आदमी जो शब्द है, आदमी जो शब्द है ये किस भाषा का है, अरबी भाषा का है। औरत जो शब्द है ये आपको पूछे तो ये भी किस भाषा का है, विदेशी भाषा का है। इसी प्रकार इज्जत शब्द है, ये भी पूछे तो ये भी किस भाषा का है, अरबी भाषा का है। तो कहने का तात्पर्य कुछ हिंदी के अंदर जो शब्द है वो अन्य भाषाओं से ग्रहण कर लिए गए हैं, चाहे वो अरबी का हो चाहे फारसी का हो, वो शब्द क्या कहलाएंगे, विदेशज कहलाएंगे। फारसी की बात हम करें तो जिस प्रकार अखबार शब्द है ये फारसी का है, आराम शब्द है ये फारसी का है, अमरूद शब्द है ये क्या है, फारसी का है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं अखबार, आराम, अमरूद, जो विदेशी भाषा से ग्रहण कर लिए गए वो क्या है, फारसी है। इसी प्रकार पुर्तगाली जो शब्द है इस भाषा के शब्द मिल जाएंगे, चीनी का है, डच है, लीची है, इस प्रकार है। अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द हैं, बस है, कार है, रजिस्टर है, कॉलेज है, डॉक्टर है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो किस भाषा के हैं, अंग्रेजी भाषा के हैं। तो विदेशी भाषा से शब्द जो ग्रहण कर लिए गए हैं और हिंदी के अंदर जो शब्द क्या हो चुके हैं, प्रचलित हो चुके हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज कहलाते हैं। इसके बाद में यदि हम संकर शब्दों की बात करें तो संकर का अर्थ क्या होता है, मिश्रण होता है। संकर का अर्थ क्या होता है, मिश्रण होता है। तो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर यदि किसी शब्द की रचना हो जाती है वो शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो आपको एक शब्द दे रखा है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, और आपको पूछे ये रेलगाड़ी जो शब्द है ये तत्सम शब्द है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है या संकर है। तो ये उत्पत्ति के आधार पर ये जो शब्द माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, संकर शब्द माना जाता है। कारण देखो यहाँ पर रेल और गाड़ी दो शब्द हैं, तो ये रेल जो शब्द है ये तो किस भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है, और ये जो गाड़ी जो शब्द है ये क्या है, तद्भव शब्द है। तो एक तो अंग्रेजी भाषा हो गई और दूसरी कौन सी होगी, हिंदी भाषा हो गई। तो अंग्रेजी और हिंदी से दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द की रचना हो चुकी है, तो ये शब्द क्या हो गया, संकर शब्द हो गया। तो रेलगाड़ी जो शब्द है वो कौन सा है, संकर शब्द है। इसी प्रकार कोई आपको शब्द दे रखा है वर्षगांठ, वर्षगांठ, तो जो वर्ष शब्द दे रखा है ये तो क्या है, तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत भाषा का शब्द है, और ये गांठ जो शब्द है वो क्या है, तद्भव शब्द है। तो एक संस्कृत का हो गया, दूसरा किसका हो गया, हिंदी का हो गया। तो ये भी दो भाषाओं से मिलकर बना है, तो ये वर्षगांठ जो शब्द है वो क्या है, संकर शब्द है। तो कुछ इस प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे जो दो भाषाओं से मिलकर बने, वो शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। तो आज हमने शब्दों का वर्गीकरण है या शब्द विचार के अंदर हमने जो शब्दों का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार पढ़े हैं, 4 प्रकार हैं। और 4 प्रकार की हम बात करें तो एक उत्पत्ति के आधार पर हो गया, एक व्युत्पत्ति के आधार पर है, एक अर्थ के आधार पर है और एक रूप परिवर्तन के आधार पर है। पहला हमने उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार पढ़े हैं, 4 प्रकार पढ़े हैं। और 4 प्रकारों को हम बात करें तो एक तत्सम हो गया, एक तद्भव हो गया, एक देशज हो गया, एक विदेशज हो गया और एक संकर है। पांचों प्रकार हम देखें, तत्सम संस्कृत के मूल शब्द होंगे, तद्भव जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है लेकिन उनका रूप परिवर्तन हो चुका है वो शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव। देशज क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा सुविधा अनुसार जिन शब्दों की रचना होगी वो कौन से हैं, देशज है। उसके बाद में विदेशी भाषा के शब्द क्या है, विदेशज है। और दो भाषाओं से मिलकर जिस शब्द की रचना हो जाती है वो शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपको ये शब्द विचार के अंदर उत्पत्ति वाले याद रखने, आपको तत्सम शब्द पूछे जा सकते हैं और तद्भव पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में अगले जो है व्युत्पत्ति के आधार पर है, एक रूढ़ शब्द है, एक यौगिक शब्द है और एक योग रूढ़ शब्द है। उसके बाद में अर्थ के आधार पर हम सार्थक और निरर्थक और उसके बाद में विकारी और अविकारी शब्द पढ़ेंगे। तो आज हम कक्षा के अंदर बस इतना ही पढ़ेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब। धन्यवाद।